जापानी सैनिकों ने हमारे लोगों के साथ क्या किया आप जानते हैं? उन्होंने हमारे चीनियों को जमीन में गाड़ दिया, बस सिर बाहर छोड़ दिया और फिर उन सिरों पर कूदते हुए नाचने लगे। उन्होंने सैकड़ों लोगों को एक गोदाम में बंद किया, दरवाजे बंद कर दिए, पेट्रोल डाला और जिंदा जला दिया। चीखें आसमान को चीरती रहीं। फिर उन्होंने पानी डालकर उस गोदाम को मिट्टी में मिला दिया। ये नज़ारा था नानजिंग शहर के बाहर, जहां दुश्मनों ने सिर्फ 6 दिन में नर्क खड़ा कर दिया था। लाशें, सिर्फ लाशें। गिनती नहीं थी उनकी। इंसानियत जैसे दफन हो चुकी थी। और अब बारी थी आखिरी बचे चीनी सिपाहियों की, फांसी की। लू जियानशोंग, जो अब भी मोर्चे पर डटा हुआ था। दुश्मन ने सबको उठने का आदेश दिया, लेकिन कोई नहीं हिला। फिर गोलियां चलने लगीं और तभी लू उठ खड़ा हुआ। वो डरपोक नहीं था। वो चाहता था कि अगर मरना है तो इज्जत से मरे। और धीरे धीरे सभी सिपाही उसके पीछे खड़े हो गए। सब जानते थे शहर के बाहर जाना मतलब मौत। लेकिन फिर भी किसी ने भीख नहीं मांगी। उन्होंने देखा था बाहर गोलियों की आवाज़ें थीं, चीखें थीं, और अब जब उन्होंने लाशों के ढेर देखे, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा सब फूट पड़ा। नहीं, चीन ख़त्म नहीं होगा। चीन कभी नहीं ख़त्म होगा। नानजिंग नरसंहार की खबर ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। शहर उजड़ चुका था, लोग बेसहारा थे, कोई रास्ता नहीं था बचने का। तभी सभी लोगों की उम्मीद बनी रैबे साहब द्वारा बनाई गई सुरक्षा क्षेत्र। जर्मनी और जापान की दोस्ती की वजह से जापानी सैनिक रैबे की इज्जत करते थे। खुलेआम वो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी निगाहें सुरक्षा क्षेत्र की महिलाओं पर टिकी थीं। महिलाएं बेफिक्र थीं, महजौं खेल रही थीं, हंस रही थीं। तभी एक चीख गूंजी, सब थम गया। 6 लड़कियों को जापानियों ने खींच लिया था। उनकी चीखें अब शांत हो चुकी थीं। तब लाओ फैन ने फैसला किया, महिलाएं अपने बाल काट लें, लिपस्टिक हटा दें और मर्दों की तरह दिखें। कुछ ने माना, लेकिन कुछ ने कहा, हम अपनी पहचान खोकर नहीं जिएंगे, चाहे मर जाएं। जापानी सैनिकों ने चाल चली, सुरक्षा क्षेत्र से जर्मन झंडा चुरा लिया। महिलाएं जो पीछे दौड़ीं, उन्हें पहले से छिपे हुए सैनिकों ने पकड़ लिया। फिर की तभी एक महिला आगे आई। उसने कहा, मैं जाऊंगी। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। कुछ ही पलों में 100 महिलाओं ने अपना नाम दे दिया, नरक में जाने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए। उन्हें घसीट कर ले जाया गया दुश्मनों के शिविर में। कुछ दिन बाद 100 में से सिर्फ 7 महिलाएं लौट पाईं। बाकी सबको जला दिया गया था, राख बना दिया गया। इधर रैबे साहब पर भी दबाव बढ़ता गया। उन्हें चीन छोड़ना ही पड़ा। जाते जाते उन्होंने सिर झुकाकर माफ़ी मांगी, चीनी परंपरा में गई बाय करते हुए। वो बस 2 लोगों को साथ ले जा सकते थे, लाओ तांग, उसकी पत्नी और एक भेष बदला हुआ अधिकारी। 3 लोग थे, कोई एक रहना ही था। लाओ तांग ने खुद को चुना। उसने कहा, मैंने गुनाह किया है, अब प्रायश्चित भी मुझे ही करना होगा। उसे गोली मार दी गई। मरने से पहले वो चीख पड़ा, मेरा खून बहेगा, पर चीन का खून नहीं रुकेगा। आज अगर हम गिरे तो कल लाखों चीनी खड़े होंगे। दूसरी ओर सुरक्षा क्षेत्र के जाते ही लाखों लोग दुश्मनों के सामने फिर से बेबस हो गए। ट्रकों में भर भर कर लोगों को कहीं ले जाया गया, कोई नहीं जानता कहाँ। नानजिंग का नरसंहार अपने अंतिम दौर में पहुंचा। जापानी सैनिक सड़कों पर नाच रहे थे, जीत का जश्न मना रहे थे। लेकिन एक सैनिक की आत्मा कांप गई। उसने एक बच्चे और एक सैनिक को चुपचाप भगा दिया, क्योंकि अब वो भी समझ गया था, आदेश मानना और इंसान बने रहना एक साथ नहीं हो सकता। वो बच्चा नानजिंग नरसंहार का आखिरी गवाह बन गया, और मारे गए 3 लाख निर्दोष चीनी लोगों की चीखें आज भी हवा में गूंजती हैं। हमें भूलना नहीं है, इतिहास को याद रखना ही हमारा असली कर्तव्य है। उसने कहा, मैं जाऊंगी। शहीदों को सलाम। पूरा कमरा खुद को मजबूत बनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। कुछ ही पलों में 100 महिलाओं ने अपना नाम दे दिया, नरक में जाने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए। उन्हें घसीट कर ले जाया गया दुश्मनों के शिविर में। कुछ दिन बाद 100 में से सिर्फ 7 महिलाएं लौट पाईं। बाकी सबको जला दिया गया था, राख बना दिया गया। इधर रैबे साहब पर भी दबाव बढ़ता गया। उन्हें चीन छोड़ना ही पड़ा। जाते जाते उन्होंने सिर झुकाकर माफ़ी मांगी, चीनी परंपरा में गई बाय करते हुए। वो बस 2 लोगों को साथ ले जा सकते थे,
लाओ तांग, उसकी पत्नी और एक भेष बदला हुआ अधिकारी, 3 लोग थे। कोई एक रहना ही था। लाओ तांग ने खुद को चुना। उसने कहा, मैंने गुनाह किया है, अब प्रायश्चित भी मुझे ही करना होगा।